हाँ तो दोस्तों, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे क्यू। तो क्यू का एक लास्ट सेक्शन रह गया था आपका कि क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक। मतलब क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि आपको क्यू का बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है। क्यू का बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है मतलब कि डिलीशन तो फ्रंट से होगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा सबसे पहले वही एक्सेस होगा, और इंसर्शन कहाँ पे होता है, रियर एंड पे। तो उन्होंने कहा इस बिहेवियर को इंप्लीमेंट करो यूजिंग स्टैक। तो हमें पता है कि हमारे C++ में STL होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसके अंदर स्टैक क्लास है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, उन स्टैक क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। तो हम इनका यूज करेंगे क्यू के एलिमेंट को प्लेस करने के लिए। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम क्यू के एलिमेंट को प्लेस करने के लिए एज एरे एज कंटेनर यूज कर सकते हैं, लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या कहा कि आप अब एलिमेंट्स को रखने के लिए स्टैक ही यूज करो। तो क्यू को इंप्लीमेंट करो यूजिंग स्टैक, मतलब कि क्यू के एलिमेंट को प्लेस करने के लिए आपको स्टैक यूज करना है। तो मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक क्यू है, ठीक है, तो अगर मैंने उसमें फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया 10, तो फ्रंट भी यही और रियर भी यही, तो F4R लिख देता हूँ। देन है 20, तो 20 रियर एंड पे इंसर्ट हो तो रियर अपडेट हो गया, अब यहाँ आ गया। फिर आया 30, इंसर्शन रियर एंड पे हुआ तो थर्ड रियर हो गया, यहाँ पे आ गया। तो तुमने कहा था तब उस समय तुम यूज कर रहे थे इस एरे को। तुमने कहा तुम्हारे पास कंटेन एलिमेंट रखने के लिए क्योंकि एरे नहीं है, आपके पास स्टैक है। तो मतलब क्या कि उन्होंने कहा कि आप क्यू के इस बिहेवियर को, कि जो पहले एलिमेंट आया वही एक्सेस हो और इंसर्शन कहाँ हो, लास्ट के पास हो, तब आप यूज कर सकते हो स्टैक। तो माना मेरे पास, सबसे पहले दिमाग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मेरे पास दो स्टैक है, S1 और S2, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ इस क्यू के एलिमेंट को रखने के लिए। अब मेरे पास कोई एरे नहीं है क्यू का एलिमेंट को प्लेस करने के लिए, मेरे पास केवल स्टैक है S1 और S2। तुमने कहा कि चलो भाई क्यू में सबसे पहले 20 को पुश किया, तो हम लॉजिक बिल्डअप करते हैं कैसे स्टैक के हेल्प से हम क्यू के बिहेवियर को सिमुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तुमने कहा 20 आया, तो तुमने चेक किया क्या है, अगर S1 खाली है तो तुमने कहा S1 में NQ कर दो इस 20 को। हमने कहा ठीक है सर। आपने कहा अगर S1 एम्प्टी है तो सीधा S1 में इंसर्ट करो। अब आया 30, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि जब मैं इस क्यू के बिहेवियर को स्टैक के हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा S1 के टॉप पे रहना चाहिए। तब उन्होंने कहा जब 30 है तो क्या करूँ, अगर मैं नॉर्मली इंसर्ट करता S1 में तो 30 S1 के टॉप पे आ जाता। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, उन्होंने कहा S1 में जितने भी हैं सबको S2 में शिफ्ट कर दो। तो तुमने 20 को S2 में शिफ्ट किया तो S2 में पहुंच गया 20। तुमने कहा S1 खाली हो गया, उन्होंने कहा खाली है, तो तुमने कहा 30 को पुश कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। देन S2 में जो भी है अब वापिस से S1 में पुश कर दो, तो 20 वापिस से स्टैक के टॉप पे आ गया। क्यों? क्योंकि जब मैं क्यू से DQ करूंगा तो मुझे सबसे पहले एलिमेंट को DQ करना है, तो मेरे कहाँ होना चाहिए, S1 के टॉप पे होना चाहिए। उन्होंने कहा बस इसी लॉजिक को पकड़े रखना है आपको। तो अब देखो सबसे पहला एलिमेंट अब भी S1 के टॉप पे है। अब माना आया 40, उन्होंने फिर वही रूल अपनाया कि अगर S1 एम्प्टी हो तो मैं सीधा इंसर्ट करता, अगर नहीं है तो तुम क्या करो, S1 से सारे एलिमेंट S2 में शिफ्ट कर दो। तो पहला गया 20, देन गया उसके ऊपर 30, अब S1 एम्प्टी हो गया। तुमने कहा ठीक है। अब मैंने कहा 40 को पुश कर दो, तुमने कहा 40 को पुश कर दिया। फिर वापस S2 में जितने भी है वापस से S1 में शिफ्ट कर दो। तो सबसे पहले आएगा S1 के टॉप से उठ के 30, क्योंकि स्टैक का तो बिहेवियर ये होता है कि एलिमेंट कहाँ से एक्सेस होता है, टॉप से। तो सबसे पहले आया 30, आपने स्टैक S2 से निकाला, S1 में शिफ्ट कर दिया। देन आया 20, तो देख लो भाई अगर मैं आपसे DQ करने के लिए कहूँ तो ये DQ करने के लिए क्या करेगा, सर S1 के टॉप से निकालेगा, तो वैल्यू क्या निकल गया कि 20, वही आपका फर्स्ट एलिमेंट था। उसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा चलो आया 50, तुमने कहा 50 आया तो क्या करूं, मैंने कहा फिर से वही फंडा अपनाओ। क्या अगर S1 एम्प्टी नहीं था, S1 के सारे कंटेंट को S2 में शिफ्ट करो। तो सबसे पहले S1 से निकला 20, पहुंच गया, फिर आया 30, पहुंच गया, फिर आया 40, तुमने कहा पहुंचा दिया। अब S1 एम्प्टी हो गया तो पुश कर दो 50, उन्होंने कहा ठीक है। फिर वापस से वही रिपीट स्टेप, S2 के कंटेंट को वापस से S1 में शिफ्ट करो। तो सबसे पहले क्या आएगा 40, देन 30 और देन 20। तो तुमने कहा ठीक है। अगर आप DQ करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा,
सर हमने कहा कि डी क्यू करा तो हमने S1 से निकाला, तो S1 से क्या निकलेगा, सबसे पहले जो टॉप पे है 20, और यही आपके नॉर्मल क्यू में होता है। भाई नॉर्मल क्यू में अगर आप इन वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो कुछ इसी ऑर्डर में तो होते हैं, 20, 30, 40 और 50, यही ऑर्डर आपका इस S1 में मेंटेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक था कि आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसके एलिमेंट को रखने के लिए आपके पास दो स्टैक है, S1 और S2। तो आपने अपना बिहेवियर सिमुलेट किया क्या कि भाई मेरा टारगेट है जो सबसे पहला एलिमेंट आया है वो हमेशा S1 के टॉप पे रहे, क्योंकि जब भी मैं पॉप आउट करूंगा, जब भी मैं DQ के लिए ऑपरेशन लगाऊंगा कि DQ करूं, तो सबसे पहला एलिमेंट सबसे पहले एक्सेस होगा, तो वो मेरे S1 के टॉप पे होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जब आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग स्टैक, तो आपकी पुश की एल्गो क्या होगी, मतलब अगर मुझे कोई वैल्यू पुश करना मतलब NQ करना, तो सर NQ की एल्गो क्या होगी, मैंने कि मुझे वैल्यू को NQ करना है, तो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वही अगर S1 एम्प्टी है तो तुम सबसे पहले पुश कर दो। तुमने कहा इफ S1 डॉट एम्प्टी, अगर ये मेथड है ट्रू, मतलब S1 डॉट एम्प्टी ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब S1 स्टैक खाली है, देन तो क्या करो सिंपली सर S1 डॉट पुश, S1 स्टैक में पुश कर दो इस वैल्यू को, क्योंकि आपके पास भाई क्या है, उन्होंने बोला कि क्यू पे एलिमेंट को रखने के लिए S1 और S2 दो ही स्टैक यूज कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है एल्स, मतलब क्या कि भैया आपका S1 एम्प्टी नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, S1 के सारे कंटेंट को S2 में शिफ्ट करो, पहला काम, फिर नई वैल्यू को S1 स्टैक में पुश करो। तो तुमने क्या कहा, वाइल जब तक S2 डॉट एम्प्टी, ये जब तक ट्रू नहीं है, नॉट इक्वल टू ट्रू, जैसे वैसे लिख देता हूं मैं, नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब S1 जब तक एम्प्टी नहीं है, S1 डॉट एम्प्टी जब तक ट्रू नहीं है, तो S1 के कंटेंट को कहां शिफ्ट करो, S2 में। तो S1 डॉट पुश, S2 में पुश करो किसके कंटेंट को, S1 के। तो तुमने कहा भाई स्टैक से निकालो कैसे, तो स्टैक के अंदर जो STL है आपका, उसमें स्टैक पे ऑपरेशन होता है टॉप, जो आपको स्टैक का टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है। तो तुमने कहा S2 में पुश कर दो किसकी वैल्यू, S1 डॉट टॉप की, तुमने S1 से निकाली, देन क्या करो, S1 से उस एलिमेंट को डिलीट मार दो। तो तुमने कहा ये करते रहो कब तक, जब तक क्या ना हो जाए, S1 एम्प्टी ना हो जाए। मतलब अगर नई वैल्यू आई मेरी 60, उसने कहा कि इसमें NQ करो, तो मैं क्या करूंगा, S1 जब तक एम्प्टी नहीं होता उसके टॉप एलिमेंट को निकाला, किसके हेल्प से, S1 डॉट टॉप से, और उसे S2 में पुश कर दिया, तो 20 आई, इस लाइन से क्या करा, उसे डिलीट मार दिया। तो तुमने कहा डिलीट कर दो, फिर ये चला भाई, इसने कहा S1 के टॉप पे अब 30 है, पुश करो, देन S1 डॉट पॉप, S1 से उसे पॉप आउट कर दो, फिर S1 डॉट टॉप 40 आया, पॉप आउट करो, फिर 50 कर दिया आपने। अब वाइल लूप आपका खत्म हो गया। तुमने कहा जब तक करते रहो जब तक S1 खाली ना हो जाए, तो S1 आपका एम्प्टी हो गया, देन S1 डॉट पुश, अब S1 में उसको पुश कर दो, तो S1 डॉट पुश किया क्या आपने, सर 60 पुश हो गया। अब आपका टारगेट क्या होगा भाई, अब S2 में जितने भी हैं उन्हें वापस से S1 में पुश आउट करो। तो तुमने कहा इससे आगे क्या करें, मैंने कहा वाइल जब तक S2 डॉट एम्प्टी नॉट इक्वल टू ट्रू, क्योंकि भाई एम्प्टी S2 डॉट एम्प्टी ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब वो खाली हो जाए। जब तक S2 खाली नहीं है तो S2 से एलिमेंट निकालो और स्टैक में पुश करते जाओ, S1 में पुश करते जाओ। तो तुमने क्या कहा, S1 डॉट पुश, S1 में पुश करो, तुमने कहा किसकी वैल्यू, मैंने कहा S2 के टॉप की वैल्यू, तो S2 के टॉप से निकला 50 पुश कर दिया। देन मैंने आपसे क्या बोला, देन आप क्या करो, S2 से उसको डिलीट मार दो, तुमने कहा S2 से इसको डिलीट मार दिया, आ गया 50। उन्होंने कहा ये रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा, फिर क्या करेगा वो, अब S2 में से टॉप निकालेगा 40, S1 में पुश कर देगा, उसे डिलीट मार देगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, फिर 30 को निकालेगा, पुश कर देगा, फिर 20 को निकालेगा, उन्होंने कहा ठीक है सर ये। तो फिर आपका S1 में क्या आ गया, वो कंटेंट जो एक्चुअल क्यू में जब हम नॉर्मल एरे से इंप्लीमेंट करते तब दिखता। तो उन्होंने कहा बस यही काम करना है। सेकंड स्टेप क्या करेगा, स्टॉप कर दो। उन्होंने कहा सही है सर।
उन्होंने कहा कि भाई आपकी प्रॉब्लम थी कि आपको क्यू का बिहेवियर स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है, आपको 2 स्टैक दे रखे हैं। तो मैंने कहा कि मैं जब भी क्यू में इंसर्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि फर्स्ट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट उसके पीछे इंसर्ट होना चाहिए। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि जब भी कोई एलिमेंट आए तो मैं चेक करूँ S1 को, अगर S1 एम्प्टी है तो डायरेक्ट पुश करो, मतलब अभी तो कोई एलिमेंट ही नहीं था, पहला था S1 पे डाल दो। बट जब दूसरा एलिमेंट आए तो तुमने कहा यार अगर दूसरा एलिमेंट मैंने डायरेक्टली S1 में पुश किया तो वो तो S1 के टॉप पे आ जाएगा, तो उन्होंने कहा भाई डायरेक्ट पुश मत कर। कब तक, अगर S1 में कुछ है तो सबसे पहले उसको शिफ्ट करो S2 में। तो S1 एम्प्टी हो गया, अब आप उससे पुश कर दो। तो अगर S1 जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक S2 में पुश करते रहो, किसके कंटेंट को, S1 के टॉप के, और देन उसे S1 से डिलीट मारो। तो जब S1 खाली हो जाए तब नई वैल्यू को पुश करो। अब तुमने नई वैल्यू पुश कर दी, अब S2 में सारा कंटेंट है तो तुमने कहा वापस से S2 से S1 में शिफ्ट कर दो। तब जब हमने शिफ्ट किया तो हमारा देखो क्यू में बिहेवियर ऐसे ही होना था। तो सबसे पहला एलिमेंट जो वो अभी अब मेरे को S1 के टॉप पे मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि मैं इसमें सिंपली क्यू को इस अप्रोच से स्टैक के हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये तो मेरा NQ हो गया। सर DQ कैसे होगा? DQ क्या करता है, क्यू के फ्रंट से डिलीट करता है, और देख लो S1 के टॉप पे ही है आपका फ्रंट एलिमेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इस क्यू के लिए जिसको आपने स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट किया है, इसका DQ क्या होगा? हमने कहा बहुत सिंपल है DQ ऑपरेशन। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो हमने DQ करना है तो हमने क्या कहा, अगर तुम DQ की इंप्लीमेंटेशन देखते हो तो DQ ऑपरेशन करता क्या है बेसिकली, फर्स्ट ये सीधा S1 की वैल्यू जो टॉप पे वो आपको रिटर्न डिलीट मार देगा, क्योंकि यही आपका क्यू का सबसे पहला एलिमेंट था 20, और हमें पता है क्यू में जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले एक्सेस होता है। तो मैंने क्या कि जब भी DQ के लिए गए तो सबसे पहले S1 को चेक करो। तुमने कहा इफ S1 डॉट एम्प्टी, अगर भैया S1 एम्प्टी है इक्वल टू ट्रू, भाई S1 खाली है तो भैया आपके पास DQ करने के लिए कुछ नहीं है, देन राइट Q अंडरफ्लो। भाई अगर S1 ही खाली है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एंड रिटर्न, यहीं से रिटर्न हो जाओ। भाई हमने कहा कि जब हम Q को इंप्लीमेंट करें तो मेरे पास 2 स्टैक है S1 S2। S1 का ही कंटेंट है जिसमें मेरे को DQ करना है, क्योंकि सारा Q का जितना भी कंटेंट है वो S1 में प्लेस है आपके। अगर S1 एम्प्टी है तो मतलब Q में कुछ है नहीं, तो तुमने लिख दिया Q अंडरफ्लो और यहीं से भाग गए। अगर ऐसा नहीं है तो भाई इसे पॉप आउट कर दो, सीधे डिलीट मार दो। तो तुमने क्या कहा, अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या करो S1 डॉट पॉप, भाई इसको S1 के जो टॉप पे उसे पॉप आउट मार दो। तो आपने 20 को डिलीट मार दिया, हो गया आपका पहला एलिमेंट DQ। सेकंड क्या कर दो, स्टॉप हो जाओ, बस यही काम करना है। तो जब आप क्यू को स्टैक के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हो तो फिर से लॉजिक समझने की कोशिश करो। क्यू में हमारा टारगेट क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट आया है वो फ्रंट पे रहेगा, और उसके बाद जब भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो रियर एंड पे होंगे। बट यहाँ पे मेरे पास ना एलिमेंट्स को रखने के लिए जो कंटेनर है वो स्टैक है, और स्टैक का हमें बिहेवियर पता है कि उसमें जो लास्ट में आता है वो सबसे ऊपर दिखता है। तो मैंने कहा कि मुझे इनडायरेक्टली इस स्टैक के बिहेवियर को रिवर्स करना है। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा जब भी इंसर्ट करूंगा S1 में ही करूंगा, लेकिन उससे पहले S1 को एम्प्टी कर लूंगा। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। इसको रटना मत, बस लॉजिकली रहना कि भाई क्यू में इंसर्ट करना है। तो मैंने बता दिया कि क्यू में हमें इंसर्ट करना है 20 को, उसके बाद 30 को, उसके बाद 40 को, उसके बाद 50 को। ये मुझे क्यू के अंदर इंसर्ट करने थे एलिमेंट, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि क्यू के लिए आपके पास 2 कंटेनर है, S1 और S2। तुमने कहा ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा, जब तू पहली वैल्यू NQ करता है 20, तो उसने कहा S1 एम्प्टी है, तुमने कहा डायरेक्टली इंसर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं 20। अब आया नई वैल्यू 30, तुमने कहा यार मुझे S1 में इंसर्ट करना, बट कंडीशन क्या है, S1 को पहले एम्प्टी करो। तो तुमने कहा S1 में जितना कंटेंट है उसे S2 में पुश कर दो। तुमने S2 में कर दिया तो S1 से इसको डिलीट मार दिया। अब मेरा S1 एम्प्टी हो गया, मैंने 30 को इंसर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, अब S2 में जितना कंटेंट है वापस से S1 में डाल दो। तो वापस से डाला तो 20, और S2 से उसे डिलीट मार दो। तुमने कहा सही है सर, सिंपल सा काम है। अब देख लो, अगर तुम 20 और 30 इंसर्ट करते हैं तो क्यू के फ्रंट पे 20 मिलेगा, हाँ तो S1 के टॉप पे 20 ही है, उसके बाद 30 है। देन आया 40, वो क्या कहता है,
सर इंसर्ट S1 में करना था। मैंने कहा पहले S1 को एम्प्टी कर। तुमने कहा 20 डाल दिया, पॉप आउट किया, अब 30 डाल दिया S1 से निकाल के S2 में। अब S1 एम्प्टी हो गया तो 40 को पुश कर दे। तुमने कहा ठीक है, कर दिया। फिर S2 में जितना कंटेंट है वापिस से S1 में पुश कर दो। तो सबसे पहले S2 के टॉप से निकला 30, पुश किया, डिलीट मारा, फिर निकाला 20, पुश किया, डिलीट मारा। तो देख लो अब आपकी क्यू, अगर आप 20, 30, 40 करते तो सबसे ऊपर 20 मिल रहा है, उसके बाद 30, उसके बाद 40। तो जो रिसेंटली एडेड है वो सबसे लास्ट में मिल रहा है आपके स्टैक के नीचे, तो ये सबसे लास्ट में एक्सेस होगा। अब आया 50, तुमने कहा फिर से वही रामायण, S1 के कंटेंट को S2 में शिफ्ट करो। 20 S1 से पॉप आउट मारो, देन 30 पॉप आउट मारो, देन 40 S1 से पॉप आउट। S1 हो गया एम्प्टी। अब आप अपने 50 को S1 में पुश कर दो, फिर S2 के कंटेंट से वापस से S1 में पुश करो। तो निकाला S2 से सबसे ऊपर निकला टॉप 40, फिर 30 और देन 20 निकालते रहो और स्टैक से S2 से डिलीट मारते रहो। तो भाई आपका जिस ऑर्डर में क्यू में होनी चाहिए थी उसी ऑर्डर में आपने S1 में सेव कर लिया। तो अब आप सबसे पहले एक्सेस करोगे DQ के लिए, तो फ्रंट पे टॉप पे क्या मिलेगा 20, सबसे पहले ये एक्सेस होगा, फिर ये, और यही क्यू का ऑर्डर था। तो भाई ये आप सिंपली इंप्लीमेंट कर सकते हो क्यू को यूजिंग स्टैक। तो ये इंप्लीमेंटेशन थी, लॉजिकल था थोड़ा सा बस, कि भाई अब आपको क्यू के एलिमेंट को रखने के लिए आपके पास एरे नहीं है, 2 स्टैक्स हैं, आप उन स्टैक्स में इसको यूज करने वाले हैं। अब कभी कभी मैंने देखा है कि एग्जाम्स में आपके ये चीजें पूछने के बाद कभी कभी वो एक्सप्रेशन को सिंपली भी कन्वर्ट करवा लेता है। जो मैंने कल वीडियो में बताया था लास्ट टाइम स्टैक के अंदर, कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग स्टैक। बट एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि वो आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन दे देता है, a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी माइनस ई इंटू एफ। तो उन्होंने कहा ये एक्सप्रेशन है, इसको ये किस फॉर्म में, सर इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में लगा हुआ है। इस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो। तो अपना सीधा सा लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले वो सब एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करो। सब एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन का छोटा पार्ट, उसे बोलते हैं सब एक्सप्रेशन। तो आपने कहा सबसे पहले वो सब एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो जो सबसे पहले इवैल्यूएट हो रहा है। तुमने कहा सर लेफ्ट टू राइट देखा तो ये सब एक्सप्रेशन सबसे पहले इवैल्यूएट होता दिख रहा है। तो मैंने कहा इसका पोस्टफिक्स लिख दो, क्योंकि तुम्हें इस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो तुमने कहा इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, पहले ऑपरेंड लेफ्ट राइट देन ऑपरेटर, और रह गया डिवाइड ई इंटू एफ और ए प्लस। ठीक है, अब आपने कहा क्या फर्दर क्या करें, मैंने कहा आगे बढ़ो। इसको मान लो तुम लेफ्ट ऑपरेंड, ये आपका एक्स है, तो फिर से वही लिखना है। पोस्टफिक्स में क्या लिखते हो, पहले लेफ्ट ऑपरेंड, तो तुमने लिखा BC डिवीजन, फिर राइट ऑपरेंड D और देन डिवीजन, बाकी एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लो। ठीक है, तुम्हारा ये एक्सप्रेशन अभी तक कन्वर्ट हो चुका। अब आपका टारगेट क्या, सर ये इसको मान लो चलो x, तो मैंने माना x इक्वल टू BC मल्टीप्लीकेशन D डिवीजन। ठीक है, ये मेरा x मान लिया, तो मेरा एक्सप्रेशन अब कैसे हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ a प्लस एक्स माइनस ई इंटू एफ। अब क्या करूँ, देखो इसमें किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है, उन्होंने कहा मल्टीप्लीकेशन का, तो मैंने कहा इसका सबसे पहले सब एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स लिख दो। क्या होगा, लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड देन ऑपरेटर, बाकी एज इट इज। अगर मैं इसको मान लूं y इक्वल टू ई एफ मल्टीप्लीकेशन, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, a प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, मैंने इसको y से रिप्लेस कर दिया, मान लिया y इक्वल टू समथिंग, ये वाला। अब इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, अब आपके पास दो ऑपरेटर है प्लस और माइनस, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो जब एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस सेम आ जाए तो आप क्या करो, एसोसिएटिविटी देखो, और बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि हर ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिविटी शो करता है, मतलब ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं, तो x किसके साथ अटैच होगा वो बताएगा इन ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी रूल। तो ये कहता है लेफ्ट, तो लेफ्ट के साथ इस x को एसोसिएट करो, तो इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, पहले लेफ्ट ऑपरेंड फिर राइट ऑपरेंड देन ऑपरेटर, और बाकी को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब लेफ्ट ऑपरेंड ये है, इसको मान लिया z, तो z इक्वल टू ax प्लस, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया, पूरा कोड फिल हो गया, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया z माइनस वाई। इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, सर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड देन ऑपरेटर।
अब इनको रिप्लेस कर दो। तो जो तुमने z माना था, z किसको माना था, a x प्लस इसको z माना था y माइनस x किसको माना था, तुमने कहा सर x माना था हमने bc इसको, तुमने कहा लिख दियो bc मल्टीप्लीकेशन d डिवीजन, फिर प्लस और y किसको माना था हमने, y माना था e f मल्टीप्लीकेशन माइनस। तो लास्ट में जब आप लिख के आओ ना, इस फाइनल एक्सप्रेशन को लिख के आना कि जो तुमने x और y मांगे ना उसको रिप्लेस कर देना उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू। तो कभी कभी एक्सप्रेशन ऐसा भी आ जाता है कि किसी सब एक्सप्रेशन को इस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, अगर ऑपरेटर्स लगे हुए हैं डिफरेंट प्रेसिडेंस के, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करो। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को इवेल्युएट कर लो, फिर उसके बाद देखो कि कौन सा ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस का है, उस सब एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करो। तो चलो मैं एक क्वेश्चन वो कर देता हूँ आपका, जिससे आपको और समझ में आ जाए जो आपके एग्जाम में, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिससे आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब क्या समझो, सर कोई सब एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा है a इंटू बी डिवाइड बाय सी प्लस e प्लस एफ माइनस जी। उन्होंने मुझे दिया इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसने कहा इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले ऑपरेटर देन लेफ्ट ऑपरेट देन राइट ऑपरेट, ठीक है। तो तुमने कहा, मैंने कहा सबसे पहले ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट कर लो, बाद में देखेंगे सब। तो ये आया इस ब्रैकेट को इवैल्यूएट करने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ भी वही क्वेश्चन कि बी के लेफ्ट राइट में तो डिवीजन है, लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन है, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर है, किसको इवैल्यूएट करो। मैंने क्या कहा था, हमेशा लेफ्ट एसोसिएटिविटी शो करते हैं मोस्टली, कुछ ऑपरेटर है जो राइट एसोसिएटिविटी शो करते हैं। तो तुमने कहा बी को लेफ्ट के साथ एसोसिएट कर दो, तो तुमने कहा इसका लिखो पोस्ट प्रीफिक्स। तो सबसे पहले ऑपरेटर, फिर लेफ्ट ऑपरेंड, फिर राइट ऑपरेंड, इसको मान लिया ऐसी। अब इस ईज के लिए लिख दिया, बाकी ऐसे लिख दिया सी प्लस ई प्लस एफ माइनस जी, ठीक है। इसको मान लिया एज्यूम कर लिया एक्स, तो एक्स मेरा क्या है ए बी, इस चीज को मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या दिखता है, सर एक्स डिवाइड बाय सी, इसको ब्रैकेट को हटा दो, प्लस ई प्लस एफ और माइनस जी, ठीक है। अब मैंने कहा क्या कि अब इसका अगर मैं प्रीफिक्स लिखूं लेफ्ट टू राइट में, तो तुमने कहा सबसे पहले ऑपरेटर देन एक्स फिर सी, फिर बाकी एज इट इज लिख दो ई प्लस एफ और माइनस जी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं वाई, ईज रहेगा बस, तो वाई प्लस ई प्लस एफ माइनस जी। अब देखो इसका प्रीफिक्स क्या होगा सब एक्सप्रेशन का, तुमने कहा वाई प्लस, तो सबसे पहले ऑपरेटर देन लेफ्ट ऑपरेंड देन राइट ऑपरेंड और फिर माइनस जी। इस पूरे को मान लेते हैं हम z। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया सर y प्लस z माइनस जी। अब मैंने कहा कि इसका क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिविटी शो करेगा प्लस, तो तुमने कहा z को प्लस के साथ एसोसिएट करो, तो पहला ऑपरेटर देन लेफ्ट ऑपरेंड देन राइट और बाकी रह गया माइनस जी। इसको मान लेते हैं p, तो p माइनस जी क्या हो जाएगा इसका प्रीफिक्स माइनस देन लेफ्ट ऑपरेंड देन राइट ऑपरेंड। फिर लास्ट में क्या करना, इन वैल्यूज को शिफ्ट कर देना, रिप्लेस कर देना कि भाई p किससे रिप्लेस हो सकता है। p किसको माना था आपने, तो सर हमने माइनस p माना था इसको, तो प्लस y किसको माना था आपने, y माना था इसको, तो इसकी वैल्यू लिख दो x किसको माना था, तो वेरिएबल रिप्लेस करते जाओ बस लास्ट में a b, तो x रिप्लेस कर दिया, देन क्या था आपके पास c, तो y पूरा रिप्लेस हो गया, देन z और माइनस g दैट जी। तो ये आपका आ जाएगा प्रीफिक्स फॉर्म, ठीक है। चेक कर लो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ए बी सी, ई और एफ कहाँ गए, ई और एफ किसको मानते हैं जेड को, तो इसको रिप्लेस कर दो जेड को किससे प्लस ई और एफ, ठीक है। तो जितने भी आप वेरिएबल एज्यूम करते हो बीच में अपने सॉल्यूशन के टर्म में, उनको फाइनली आंसर में रिप्लेस कर दो, तो इससे आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हमारा टारगेट क्या है सर, हमें क्यू समझ में आ गया, क्यू की इंप्लीमेंटेशन कर लिया हमने,
क्यू को स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट भी कर लिया, उसका लॉजिक भी सोच लिया। देखो अभी तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन या कोडिंग आएगा तो जल्दी मैं उसकी भी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम सारे कोड करेंगे आराम से। अब आता है क्या सर, हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आपका स्टैक पढ़ लिया, क्यू पढ़ लिया, अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट, ठीक है। तो देखो लिंक लिस्ट है क्या, फायदा क्या और क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मेनली। तो उन्होंने कहा लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड है। मतलब क्या, उन्होंने कहा कि पहला आइटम, फिर दूसरा आइटम मेमोरी में कहीं पड़ा है, और ये तीसरा आइटम ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। उनमें क्या है आपके पास सर, पहली वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू 10, तीसरी वैल्यू 20। तो भाई जब ये वैल्यूज है, 3 वैल्यू है, तो लिंक लिस्ट में हम बेसिकली क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट में आप डाटा के साथ नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस सेव करते हो अपने पास। तो अगर मैं इनको बोलूं इसका एड्रेस है ए, इसका एड्रेस है बी, इसका एड्रेस है सी, तो हर एलिमेंट के पास अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा। तो इसके पास होगा बी, मतलब ये इससे कनेक्ट है, इसका इससे पॉइंट आउट कर रहा है। इसके पास होगा नेक्स्ट का एड्रेस सी, तो मतलब ये इसे पॉइंट आउट कर रहा है। इसके पास कुछ नहीं तो ये नल। तो लिंक लिस्ट में इस बॉक्स को इन्हें हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं हम इनको? नोड। तो लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड। तो लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड है। उसमें हर नोड के अंदर क्या है, डाटा, और नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड है, कलेक्शन ऑफ नोड्स, ठीक है, पहला पॉइंट। हर नोड के अंदर क्या है हर नोड के अंदर क्या है, उन्होंने कहा हर नोड के अंदर 2 सेक्शन है, डाटा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस। एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ डाटा पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। डाटा पार्ट होगा और उसमें नेक्स्ट होगा, जो क्या करेगा, लिस्ट के नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि नोड की स्ट्रक्चर ही बता दो क्या है। तुमने कहा सर नोड के अंदर एक तो इंटीजर वैल्यू है, मैं नोड की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो मैंने लिखा है स्ट्रक्ट नोड, कि नोड की स्ट्रक्चर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तुमने कहा नोड के अंदर सर एक इंटीजर वैल्यू है, मैंने कहा इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे, चलो कर ली। फिर सर नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो हमें पता है क्या कि C++ या C के अंदर जो भी एड्रेस होल्ड कर सकता है वो है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है कि स्पेशल पर्पस वेरिएबल है, जिसका काम क्या किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना। तो जब भी आपको एड्रेस होल्ड करना है पॉइंटर यूज करते हो। तो एड्रेस किसका होल्ड कर रहे हो, नोड का, तो पॉइंटर भी उसी टाइप कर लो। एक चीज दिमाग में रखना, जिस टाइप के वेरिएबल का आप एड्रेस होल्ड कर रहे हो पॉइंटर उसी टाइप कर लो। तो ये नोड सर दूसरे नोड का एड्रेस कर रहा है, एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो पॉइंटर भी किस टाइप का होगा भाई, नोड का एड्रेस नोड टाइप का। तुमने भी लिख दिया नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट, काम खत्म बस ये। तो तुमने सबसे पहले बता दिया अपना कि लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड, हर नोड के अंदर क्या है, डाटा, और नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। तो अगर इसे पिक्चर में बनाओ तो सर हर नोड के अंदर 2 चीज है, एक डाटा जो डाटा रखेगा और एक नेक्स्ट जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। उसके बाद हमने इस नोड की स्ट्रक्चर बता दी। उन्होंने कहा यहाँ तक चीज समझ में आती। तो मैंने कहा कि भाई लिंक लिस्ट में हर नोड, पहला नोड नेक्स्ट वाले को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, जो किसी को नहीं करता उसके नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे। अब तो मुझे किसी तरीके से पहले नोड का एड्रेस दे दो, पहला नोड मुझे दूसरे नोड का एड्रेस दे देगा। अब इस काम के लिए उन्होंने एक बंदे को डेडिकेट किया, जिसका काम है हमेशा लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको प्रोवाइड करें। उसके लिए उसे हम बोलते हैं हेडर। हेडर, हर लिस्ट में क्या होगा, एक हेडर होगा, जिसका काम क्या होगा, लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना। तो हेडर रखता है सिंपली फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो तुमने कहा हेडर, हर लिंक लिस्ट के अंदर एक हेडर होगा, जिसका काम क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करना। तो मैं थर्ड पॉइंट लिख सकता हूं, ईच लिस्ट कंटेन header which simply point to first node of a list, first node of a list। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो भाई यहां तक चीज समझ में आई। भाई हेडर से बात करेंगे, हेडर फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देगा,
फर्स्ट नोड का डाटा एक्सेस किया और फर्स्ट नोड से आपको दूसरे नोड का एड्रेस मिल जाएगा, आप पहुंच जाओगे यहाँ, इसका डाटा एक्सेस किया, दूसरे नोड से तीसरे का एड्रेस मिल जाएगा। तो लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है, फाइनली कलेक्शन ऑफ नोड, ईच नोड कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। Every list had some header node which simply point to the first node of a list। ठीक है, तो भाई आपके पास हेडर लिंक लिस्ट में ये एक चीज समझ में आती है, ये जो आपने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ले रखा है, ये माना कि नोड का मेमोरी में एड्रेस है, कि जब भी कोई नोड मेमोरी में क्रिएट होता है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है जिसको मैं ए से बी से या सी से रिप्रेजेंट करूँ। उन्होंने कहा सिर्फ समझ में आती है, यहाँ तक लिंक लिस्ट थोड़ा आइडिया लगता है कि लिंक लिस्ट में डाटा पड़ा हुआ है, हर डाटा के साथ आप नेक्स्ट वाले डाटा का एड्रेस सेव कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो नोड। तो मैं इस स्ट्रक्चर को बोल रहा हूँ नोड, तो मैंने आपको नोड की स्ट्रक्चर बता दी कि कैसे आप डिफाइन कर सकते हो नोड की स्ट्रक्चर। अब क्या आता है, अब उन्होंने बोला लिंक लिस्ट होती कितने टाइप की है, तो समझ में आ गया लिंक लिस्ट है क्या। उन्होंने कहा लिंक लिस्ट के टाइप क्या है, तो मैंने क्या देखते हैं कि लिंक लिस्ट होती कितने टाइप की है। तो देखो सारे नोट्स मिल जाएंगे, देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर, लिंक लिस्ट समझ में आ गया, कलेक्शन ऑफ नोड है, मान हाँ हर नोड के अंदर क्या है डाटा और नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, सर ये भी समझ में आ गया। हर लिस्ट के साथ क्या होगा, एक हेडर जिसका काम क्या होगा, लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस प्रोवाइड करना। अब आता है कि लिंक लिस्ट की टाइप कितने हैं, तो उन्होंने कहा लिंक लिस्ट के टाइप डिपेंड करता है कि लिंक लिस्ट कितने पॉइंटर होल्ड कर रही है, मतलब कितने नोड का एड्रेस होल्ड कर रही है। अगर ऐसी लिंक लिस्ट आप बना रहे हो जिसमें हर नोड पे केवल नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो हम उसको बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट एलएल। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट मतलब इस लिस्ट के अंदर हर नोड के पास केवल और केवल एक पॉइंटर होगा, एक एड्रेस होगा, वो किसका होगा, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। अब सिंगली लिंक लिस्ट के बाद आता है एक वेरिएशन, क्या कि वो है तो सिंगली लिंक लिस्ट कि हर नोड के पास नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है, बस इसमें एक स्पेशल है कि जो इस लिस्ट का लास्ट नोड होगा वो आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सब चीज डिस्कस करेंगे कि करके सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल समझो। सर ये पहला नोड था, इसमें 5, इसमें 10 नोड के अंदर ये कनेक्शन दिखा दिया आपको, इसका एड्रेस स्टार्टिंग बी, इसका सी, तो इसके पास होगा नेक्स्ट वाले का, इसके पास कुछ नहीं था, और ये है इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होती तो हम कहते क्या कि भाई लास्ट नोड है, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना, तो इसके नेक्स्ट में नल डाल दो। बट मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर की, सर्कुलर इस चीज को यूज करता है। उन्होंने कहा तुम लास्ट नोड में नल मत डालो, तुम ऐसा करो इसको वापस से फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर दो, मतलब इस नोड लास्ट नोड के नेक्स्ट में तुम पहले का एड्रेस डाल दो, तो ये नोड लास्ट वाला वापस से फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये सर्किल बन गया एक तरीके से, आपने लास्ट को वापस से स्टार्टिंग से जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं हम सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसी है, ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें कभी नल नहीं होगा, लास्ट नोड हमेशा किसे पॉइंट आउट करेगा, फर्स्ट नोड को। तो देख लो किसी भी नोड का नेक्स्ट नल नहीं होगा, उसमें हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और लास्ट वाला किसे पॉइंट आउट करेगा, सर फर्स्ट नोड। ये हो गया हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब उन्होंने बोला कि मैंने बोला था कि लिंक लिस्ट की जो वेरिएशन है वो डिपेंड कर रहा है वो कितने एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो आपने कहा अगर एक ही एड्रेस होल्ड कर रहा है तो मैं उसको सिंगली लिंक लिस्ट कह सकता हूँ। सिंगली लिंक लिस्ट में अगर लास्ट नोड में फर्स्ट का एड्रेस डाल तो सर्कुलर लिंक लिस्ट पिक्चर में आ जाएगी। फिर सर अगर मुझे एक नेक्स्ट वाले के साथ साथ प्रीवियस का एड्रेस भी होल्ड करना है तब पिक्चर में आएगी डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट मतलब क्या, इस लिंक लिस्ट में दो एड्रेस होते हैं, एक तो नेक्स्ट का और हाथों हाथ अपने साथ प्रीवियस का भी एड्रेस होल्ड करता है। मतलब क्या, अब यहाँ पे नोड की थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज होगी। सर डाटा ये सब चीज डिस्कस करेंगे, पहले दिमाग में बस एक बार इमेज सी सेट हो जाए, कुछ ऐसा होता है, इसका एड्रेस ए, इसका बी, इसका सी। तो मैंने बोला कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर हर नोड के पास नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा, तो तुमने इसके पास नेक्स्ट, यहाँ इसका कुछ नहीं है तो नल डाल दिया, और साथ ही साथ अपने से प्रीवियस का एड्रेस भी होगा। अब ये फर्स्ट नोड से प्रीवियस कुछ नहीं तो नल, इस नोड से पहले कौन सा ए तो उसका, इस नोड से पहले नोड कौन सा है बी। तुमने कहा ठीक है सर। अब मैंने कहा हेडर उसका तो काम वही है, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना। तो डबली लिंक लिस्ट क्या है, जिसमें नोड स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है, आप उसमें डाटा के साथ नेक्स्ट और प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव करते हो। तो अगर मैं डबली लिंक लिस्ट के नोड की स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। एक होगा डाटा जो नोड का डाटा होल्ड करेगा,
एक होगा नेक्स्ट जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करेगा, एक होगा प्रीव जो प्रीवियस नोड का। तो हमने कहा डबली लिंक लिस्ट का नोड कुछ इस तरीके का होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, अभी थोड़ा थोड़ा सेट हुआ। सिंगली लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड के अंदर डाटा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस। लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस देने के लिए हमारे पास हेडर होगा। अगर चीज समझ में आती है, यहाँ तक हम थोड़ा बहुत समझ के चलते हैं। अब मैंने कहा था मैं सबसे डिस्कस करता हूँ क्या कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, इस पे क्या क्या ऑपरेशन आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बोला था कि जब भी आप लिंक लिस्ट की बात करोगे, जब किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की बात करोगे, तो आप ये स्पेसिफाई करो उस डाटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर, पहले लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट को समझते हैं और उस पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। वो सब कॉमन ही होंगे जो सब लिंक लिस्ट पे हो पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, आ जाओ। तो मैंने कहा चलो पहले सिंगली लिंक लिस्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाली अपनी नई सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अब मेरा दिमाग क्या कहता है, सिंपल सा काम करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट को अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं घुसे, कोडिंग के लिए दिखा देंगे आपको। अभी हमारा काम क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और एल्गो जनरेट करना कि अगर एल्गो आए तो मैं कैसे लिखता हूँ कि भाई इंसर्शन की एल्गो लिखो, डिलीशन की लिखो, तो हमारे लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। तो हमने कहा सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड होते हैं। मैंने कहा नोड तो होती है, सिंगली लिंक लिस्ट है कलेक्शन ऑफ नोड। हमने कहा ठीक है सर, हमारा डाटा डाल दिया 5, 10, 20 ए बी सी, और इसका पहले नोड का एड्रेस देने के लिए कौन होता है आपके पास, हेडर। तुमने कहा ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने कहा कि सिंगली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास केवल नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। नोड की स्ट्रक्चर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, पहले नोड का एड्रेस आपको हेडर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई इस लिस्ट में मुझे एक नया नोड इंसर्ट करना है, इंसर्शन की एल्गो बताओ। भाई लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर, तो उस पर आप इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो, ये सारे 3-4 ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन की एल्गो बताओ कि भाई सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन आप करोगे कैसे। मैंने की समझने की कोशिश कर, अभी समझाते हैं पूरा आराम से। बट उससे पहले इंसर्शन की एल्गो को समझाने से पहले बट एक चीज एज्यूम आप करके चलना। सर एजम्पशन क्या करके चलेंगे, मैंने की वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एजम्पशन आपको करनी क्या, आप मान के चलो कि भाई जब आप नया नोड बनाओगे तो मेमोरी से स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये लिस्ट तो वो है जिसमें आपको इंसर्ट करना है। अभी हम मान के क्या चलेंगे, एजम्पशन मान के चलेंगे कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, जो आपकी कंप्यूटर की फ्री मेमोरी है, वो भी फ्री नोड लिस्ट फॉर्म में मेंटेन है। मतलब क्या, ये समझ लो कि कंप्यूटर की टोटल मेमोरी है, उसने उसे नोड में डिवाइड कर दिया, तो उसने बना रखी है अपनी एक फ्री लिस्ट। ये है आपका फ्री लिस्ट, एफपीटी बोल देता हूँ इसको। इसका एड्रेस x, इसका एड्रेस y। अभी बस सुनना, अपने आप सब चीज समझ में आने लगेगी। ये y को, ये z को, और ये न एफपीटी कर रहा है x को। मतलब क्या है इस चीज का कि भाई आपने माना, एज्यूम करके चले कि जो फ्री मेमोरी है आपके सिस्टम में, वो भी लिस्ट फॉर्म में मेंटेन है, वो भी आपके सिंगली लिंक लिस्ट फॉर्म में मेंटेन है, फ्री स्पेस। तो पहला स्पेस x, दूसरा स्पेस है y, तीसरा स्पेस है z, लोकेशन स्टार्टिंग लोकेशन। तो हमने इन फ्री लोकेशन की भी एक लिस्ट बना ली जिसको मैं बोल रहा हूँ फ्री नोड लिस्ट। क्या बोल रहा हूँ इस लिस्ट को, मैं इसको बोल रहा हूँ मैं फ्री नोड लिस्ट। मतलब ये आपके सिस्टम में फ्री स्पेसेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ये आपकी लिस्ट है जिसमें आपको नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है सर, ये माना क्यों, मैंने की समझ, तुझे अब एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तुमने कहा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्री नोड से, इस फ्री नोड लिस्ट से पहला नोड उठाएंगे जिसमें मैं अपने नए नोड का डाटा प्लेस करूंगा। क्योंकि भाई मुझे स्पेस तो चाहिए, तो मेरा पहला काम क्या होगा, मैं फ्री नोड लिस्ट के पास जाऊंगा, इससे कहूंगा मुझे पहला फ्री नोड दे दे। उन्होंने कहा भाई पहला फ्री नोड मैं तुझे दे दूंगा, तो मेरी एफपीटी अपडेट होगी। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि जब ये तुम ले लोगे तो अब आपका फ्री नोड क्या हो जाएगा, पहला। सर दूसरे वाला मेरा फर्स्ट फ्री नोड हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरी सबसे पहली बातचीत क्या होगी, भाई जब नया नोड इंसर्ट करना है लिस्ट में, तो पहले फ्री नोड तो लो आप। तो किससे बात करोगे, सर फ्री नोड लिस्ट जो मेंटेन हो रही है, जिसके फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करा है एफपीटी। इसमें कोई डाटा नहीं है, फ्री नोड्स है आपके लिए। तो तुमने कहा सबसे पहला टास्क क्या होगा, मैंने कहा सबसे पहला काम कुछ नहीं, तुम गए फिर एफपीटी के पास। फर्स्ट इफ एफपीटी इक्वल टू नल,
मतलब फ्री नोड कोई है ही नहीं, तो भाई आप इंसर्शन कहां से करोगे इसके अंदर? देन राइट क्या लिख दो? इंसर्शन नॉट पॉसिबल एंड रिटर्न, यहीं से रिटर्न हो। सिंपल सी बात है, जब आपके पास कोई फ्री स्पेस ही नहीं है, क्योंकि हमने बोला फ्री स्पेस होगा तो वो फ्री नोड लिस्ट फॉर्म में मेंटेन होगा और एफपीटी उसको पॉइंट आउट करेगा फर्स्ट फ्री नोड को। तो तुमने पूछा अगर एफपीटी नल है तो मतलब कोई फ्री नोड ही नहीं है, तुमने कहा नहीं है, तो तुमने लिख दिया इंसर्शन नॉट पॉसिबल और भाग जाओ। तुमने कहा ये भी सही है। अगर ऐसा नहीं है फ्री नोड है, मतलब इस केस के अंदर आपके पास पहला फ्री नोड है, तो तुमने कहा सबसे पहले उस फ्री नोड का एड्रेस लो। तो ये बताओ फर्स्ट फ्री नोड का एड्रेस किसके पास है? सर एफपीटी के पास। तो मैंने सेकंड स्टेप सेट, आपने कहा मैंने पीटीआर लिया कॉलन इक्वल टू एफपीटी, मतलब आपने एक पीटीआर पॉइंटर लिया जिसमें आपने एफपीटी की वैल्यू एक्स कॉपी कर ली, मतलब अब मुझे पहला फ्री नोड मिल गया। अब आपका काम क्या होगा, जब तुम इसको यूज कर रहे हो इस फर्स्ट फ्री नोड को, तो अब एफपीटी किसे पॉइंट करेगा? सर एफपीटी ऑफ सेकंड को पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं अब यूज करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मानना डिलीट मार दूंगा, जबकि रहेगा ये ऐसी मेमोरी में उसी लोकेशन पे। बट अब मैं क्या करूंगा, सर मैं इसे यूज करने वाला हूं, तो अब फ्री नोड सेकंड बार मेरे को ये मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसका एड्रेस किसके पास है? सर फर्स्ट के नेक्स्ट में। तो मैंने हाथों हाथ यहीं सेट किया, एंड सेट एफपीटी कॉलन इक्वल टू एफपीटी एरो नेक्स्ट। तो एफपीटी को वापस से अपडेट करूं किससे? एफपीटी जिसे पॉइंट कर रहा है, एफपीटी जिसे पॉइंट करे, इस एरो को लिखना जिसे पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट को एफपीटी पॉइंट कर रहा है एक्स को, उसके नेक्स्ट की वैल्यू एफपीटी में सेट कर दो। तो ये आपने यहां पे सेट कर दी वाई। भाई एफपीटी जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की वैल्यू एफपीटी में डाल दी, तो अब एफपीटी इसे पॉइंट नहीं करेगा। तो ये मान लो आपके पास फ्री नोड आ गया जिसका एड्रेस है x और पीटीआर इसे पॉइंट कर रहा है। एफपीटी किसे पॉइंट करेगा? सर y को। एफपीटी आ गया भी, क्योंकि अब फ्री नोड यहां से स्टार्ट होंगे आपके। उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने पीटीआर में पहला फ्री नोड ले लिया, एफपीटी फ्री नोड लिस्ट को अपडेट कर दिया। उन्होंने कहा ये बहुत सही है। अब हमारा काम क्या? सर हमें इंसर्ट करना था, तो मैंने कहा ठीक है इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस नए नोड में डाटा लिखो। तो तुमने कहा थर्ड स्टेप रीड डाटा इनटू पीटीआर जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट में। इसको मैंने ऐसे देखो अपनी नोट्स में हमने क्या लिख रखा है, रीड डाटा इनटू इन्फो ऑफ पीटीआर। अब तुम नोट्स पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या है, इस कि रीड करो डाटा इन्फो ऑफ पीटीआर। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके इन्फो पार्ट में। इन्फो पार्ट मतलब ये डाटा जो यहाँ पे वैल्यू है। तुम छोड़ो उसको, नोट्स को छोड़ो, तुम इसी पे समझो। मैंने कहा रीड डाटा इनटू, रीड करो डाटा किसमें? पीटीआर एरो डाटा। रीड कर दो डाटा, मतलब पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, उसके डाटा पार्ट में रीड कर दो, मतलब वैल्यू सेव कर दो। तुमने कहा ठीक है सेव कर दो। रीड डाटा कर दिया, वैल्यू सेव कर दी, एंड अब सेट मत करो। अब उन्होंने कहा इंसर्शन किया। अब इंसर्शन तुमसे वो फर्स्ट पे भी कह सकता है, लास्ट पे भी कह सकता है। तो हमारा काम क्या है कि सर वो इंसर्शन हमसे कह रहा है, अगर उन्होंने कहा फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करो, तो मैंने सर सबसे पहले नोड में डाटा डाल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब ये नोड मेरी लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए। तो तुमने कहा ये अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो डाटा तो 30 है भाई, अब ये नोड फर्स्ट नोड हो जाएगा। तो तुमने क्या कहा, सर हेडर की वैल्यू तो यहाँ कॉपी करो और इस नोड का एड्रेस जो वो हेडर में डाल दो। तो देखो हेडर किसे पॉइंट कर रहा है? सर हेडर पॉइंट कर रहा है इस एक्स को, और एक्स किसे पॉइंट कर रहा है? इस ए को। मतलब क्या, अगर वो आपसे इंसर्शन के लिए कहता है तो आप सिंपल सा इंसर्शन फर्स्ट प्लेस पे कर दो। बहुत सिंपल है। क्या करो, पहला फ्री नोड लो, उसमें डाटा रीड करो। तुमने डाटा रीड कर लिया, अब इस नोड को फर्स्ट प्लेस पे लगाना है। तो भैया ये नोड मेरा फर्स्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा हेडर, अभी वापस से देखो जो बोल रहा हूँ, इसका एड्रेस ये है, अभी हेडर इसे पॉइंट आउट कर रहा था। तो तुमने कहा जब ये नोड फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो हेडर इसे पॉइंट करना चाहिए, और इस नए नोड के नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। तुमने कहा ये सही है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम
सर इस वैल्यू को यहां कॉपी करो फर्स्ट, तो ये पहुंच गया ए। सेकंड काम, इस नए नोड का एड्रेस जो अभी आपने बनाया वो किसके पास है? सर पीटीआर के पास है। तो इस वैल्यू को यहां कॉपी कर दो, तो यहां आ गई x। तो भैया अब मेरा हेडर किसे पॉइंट कर रहा है? हेडर इसे नहीं पॉइंट कर रहा, हेडर पॉइंट आउट कर रहा है इस x को, x पॉइंट आउट कर रहा है इस a को। तो सर इंसर्शन हो गया। उन्होंने कहा बहुत सही है। मैंने कहा देखो उतना ही लिखो जितना वो पूछना चाह रहा है। उन्होंने कहा इंसर्ट करो, तो हमने इंसर्शन कर दिया। क्या करूं? फोर्थ स्टेप में मैंने पहला काम क्या किया, जो नया एलिमेंट है उसके नेक्स्ट में हेडर की वैल्यू डाल दी। अब ये बताओ नए एलिमेंट को पॉइंट आउट कौन कर रहा है? पीटीआर ही तो तुमने कहा सेट पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है, एरो को रीड आउट करना जिसे पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में वैल्यू डाल दो हेडर की। पीटीआर हमें, चलो पीटीआर यहां लिख देता हूं, पीटीआर में x, पीटीआर जिसे पॉइंट करे इसको यहां से डाल देते हैं, जिससे वहां पे तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है कि पीटीआर जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट में तो हेडर की वैल्यू डाल दी। तो हेडर अभी आपका ये था, तो इसकी वैल्यू यहां डल गई। पहला काम हो गया। फिर सेकंड काम क्या कि सर जो पीटीआर है इसका एड्रेस हेडर में असाइन कर दो, एंड सेट हेडर कॉलन इक्वल टू पीटीआर। हेडर में वैल्यू सेट करो पीटीआर की, तो हेडर हो गया x। अब देख लो खुद ही, हेडर पॉइंट कर रहा है x को, इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है a को, तो अब हेडर यहां ना पॉइंट करके इस नए नोड को पॉइंट कर लेंगे, तो हो गया इंसर्ट। फिफ्थ स्टेप क्या कर दो? सर स्टॉप कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अगर आपसे कहता है इंसर्ट करो, इंसर्शन, इसको मैंने फर्स्ट से बनाया तो मैं लिख दूंगा इंसर्शन एट फर्स्ट प्लेस। तो उन्होंने कहा बहुत सही है सर, मतलब जब भी कोई नया एलिमेंट है उसे फर्स्ट प्लेस में इंसर्ट करने तो दो काम करने हैं। नए एलिमेंट के नेक्स्ट में तो जो पहले फर्स्ट था, मतलब जिसे हेडर पॉइंट आउट कर रहा था उसका एड्रेस डालो, और इस नए एलिमेंट का एड्रेस इस हेडर में अपडेट कर दो। तो ये सर मेरी हो जाएगी इंसर्शन एट फर्स्ट की सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम सिंगली लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। चलो मैं एक बार इसको और दिखाता हूँ थोड़ा सा, जिससे तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि एल्गो को मुझे याद नहीं करना। तो मैं इस एफपीटी को यूज करके चलूंगा हमेशा, फ्री नोड लिस्ट, ये तुम्हें दिमाग में सेट रखनी। तो देखो अगर आपकी लिस्ट कुछ ऐसी है ऑलरेडी बनी हुई, ए बी सी हेडर ए 5 10 15 बी सी नल। ठीक है, अब लॉजिकली खुद सोचो कि अगर आपको फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट करना है एक नया नोड, तो तुमने कहा सर इस नए एक नया नोड बनेगा, माना बन गया, प्री नोड से आपने एक नया नोड ले लिया जिसका एड्रेस है x, उसे किस में सेव करते हो उसके एड्रेस को? सर पीटीआर में। तो पीटीआर में आ गया x, तो पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है इस x नोड, इसका एड्रेस नोड को जिसका एड्रेस है x। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने क्या करा सर, नए नोड में डाटा डाल दिया। उन्होंने कहा चलो 77 डाल दो। ठीक है, अब मेरा सेकंड काम क्या किया इसमें, ये कहता है कि पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हर नोड में डाटा और नेक्स्ट दो चीज है, उसके नेक्स्ट में तो हेडर की वैल्यू कॉपी कर दो। तो पहला काम तुमने ये किया, ये हो गया ए, तो मतलब ये नोड इसे पॉइंट आउट करने लगा, इसका एड्रेस होल्ड करने लगा। सेकंड आपने काम क्या किया, इसको मैं लिख देता हूं 1, और सेकंड जो अपने ग्राफ में हम स्पेसिफाई करें। तो पहला काम हेडर की वैल्यू नए नोड के नेक्स्ट में। दूसरा सर अब ये मेरा फर्स्ट नोड हो गया, तो मैंने क्या कहा कि पीटीआर की वैल्यू यहां ओवरराइट कर दे। तो हेडर में वैल्यू क्या करते हैं पीटीआर की, तो हेडर में डली पीटीआर की वैल्यू x। तो अब बताओ क्या हो गया दूसरा काम। तो भैया हेडर अब किसे पॉइंट आउट कर रहा है? तुमने कहा था सिंपल सा है, हेडर पॉइंट आउट कर रहा है इसको और ये पॉइंट आउट कर रहा है इसको, लिस्ट में ही फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट हो गया। मैंने यही एल्गो थी इंसर्शन की, इंसर्शन एट फर्स्ट इन सिंगल लिंक लिस्ट। उन्होंने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा सब कुछ सिंपल, तुम करते नहीं बस, अब आओ। उन्होंने कहा चलो लास्ट पे इंसर्ट करो। ठीक है, हमने कहा चलो बातें आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलो मैं इंसर्शन लिंक लिस्ट का रिमेनिंग ना नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, पहले मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। चलो।